उसके आंसू हमदर्दी के तालिब थे। इमरान पत्थर की तरह साकत बैठा रहा। रवायती थानेदारों की तरह उसके अंदाज में कोई लचक नजर नहीं आ रही थी। गालिबन दिल में वो इस सूरत हाल को इंजॉय भी कर रहा था। उसे बेहरकत बैठते देखकर चीदे ने हाथ जोड़ दिए। माफ कर दें जी, उसने गलत बात कही है, इसके लिए मैं माफी मांगता हूं जी। हम आपसे पूरा पूरा ताउन करेंगे। अब इमरान ने थोड़ी सी नरमी दिखाई और दोबारा सवाल और जवाब शुरू किए। उसने जुलेखा से मुखातिब होते कहा, देखो जुलेखा, मैं इस सारे मामले की हर छोटी से छोटी तफसील जानना चाहता हूँ। यहाँ सिराज और आरफ खां के अलावा और कौन कौन आया है, उन्होंने क्या क्या किया है, इसके दरमियान क्या बातें होती रही हैं। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों इस बारे में कोई भी छोटी बड़ी बात छुपाओ मत। कौन सी बात हमारे लिए जरूरी है और कौन सी नहीं, ये हम खुद तय करेंगे। जुलेखा ने एक बार फिर थोड़ी सी मिन्नत समाजत की कि उन दोनों को और जहाने को इस मामले में से निकाल लिया जाए। इमरान ने इस बात पर नीम रजामंदी जाहिर की। इसके बाद जुलेखा को चारपाई से खोल दिया गया। उसकी गर्दन और बाजुओं पर गहरे खराशें थीं। ये ताज़ा खराशें आज ही की खैंचतानी का नतीजा थी। जहां जहां रस्सी का बल आया था वहां उसके गोरे जिस्म पर निशान से पड़ गए थे। वो निशानों को सहलाने लगी। फिर उसने अपनी फटी हुई कमीज अलमारी में से निकालकर खामे दिखाई। इमरान और इकबाल ने कमीज देखकर एक तरफ रख दी। इमरान के कहने पर वो चादर ओढ़कर चारपाई पर बैठ गई और एक बार फिर शुरू से अपनी रुदात सुनाने लगी। इस बार वो छोटी से छोटी तफसील भी बता रही थी। शौहर की मौजूदगी की वजह से सिर्फ इस रुदात का रूमानी पहलू मुख्तसर कर रही थी। उसकी बातों से पता चला कि वारसी नाम का एक बंदा भी 2 बार सेठ सिराज के साथ यहाँ आया था। उसकी ठोड़ी पर जख्म का एक पुराना निशान था। उसने भी आरिफ खान और जहाने के साथ खुदाई में हिस्सा लिया था। एक खास बात जो जुलेखा ने बताई वो ये थी कि सिराज और आरिफ खान की बातों में अक्सर लाल कोठियों का जिक्र आता था। लाल कोठियां लाहौर ही में कोई जगह थी। वहां सिराज के अलावा आरिफ और वारसी वगैरह भी जाते रहते थे। लाल कोठियों के साथ किसी मैडम का तज़किरा भी होता था। ये मैडम या तो लाल कोठियों वाली जगह पर रहती थी या फिर उसका भी वहां आना जाना था। इमरान ने जुलेखा से दरियाफ्त किया, तुम दोनों ने कभी उससे पूछा नहीं कि ये कौन सी जगह है? खास तौर से तुम्हारे साथ तो वो हर तरह की बात करता था और बहुत सा वक्त गुजारता था। इमरान का लहजा एक बार फिर मानी खेज था। जुलेखा की गर्दन झुक गई। नहीं जी, मैं सच कहती हूँ, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं। इमरान ने इकबाल और मुझसे एक साथ मुखातिब होकर पूछा, हाँ भाई, तुम दोनों ने कुछ सुना है लाल कोठियों के बारे में? इकबाल बोला, हरी कोठियों के बारे में तो सुना है जी। इस जगह को हरी कोठियां स्टाफ भी कहा जाता है। ये जगह समनाबाद लाहौर में है, लेकिन लाल कोठियां तो नहीं सुना। इमरान ने पुरसोच अंदाज में कहा, लाल कोठी, पीली कोठी, सफेद कोठी, इस तरह के नाम तो अक्सर गली मोहल्लों में रख लिए जाते हैं। इस तरह तो रंगों के नाम से लाहौर में हजारों कोठियां होगी, मगर यहाँ हमारे लिए थोड़ी सी आसानी मौजूद है। ये कोठी नहीं बल्कि एक से ज्यादा है। यकीनन ये कोठियां साथ साथ होंगी, इसलिए इन्हें लाल कोठियां कहा जाने लगा है। हाँ, जाहिर है लाल कोठी का नाम तो किसी भी बड़े शहर में बहुत सी जगहों का हो सकता है, मगर लाल कोठियां बहुत ज्यादा जगहों का नहीं होगा। मैंने गुफ्तगू में हिस्सा लेते होगा, मुझे लगता है कि तुम्हारी तरक्की जरूर हो जाएगी। इमरान ने जरा शौक लहजा में कहा, अब तुमने दिमाग इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। वो फिक्रा चुस्त करने से कहीं भी बाज नहीं आता था। जुलेखा का खामद अब तक खामोश बैठा था। यूं लगता था कि उसे सब कुछ देखने सुनने लेकिन खामोश रहने की आदत सी हो गई है। उसने खनकार का गला साफ किया और जरा सीधा होकर बैठा तो इमरान ने पूछा, क्या तुम भी कुछ कहना चाहते हो? वो पुरसोच अंदाज में मुनमुनाया, क्या लाहौर में कोई ऐसी जगह भी है जहाँ कबूतर वगैरह उड़ाने पर पाबंदी है? कबूतर उड़ाने? ये भला क्या बात हुई? इकबाल ने कहा, हमने तो कभी ऐसा नहीं सुना, और अगर कोई ऐसी पाबंदी हो भी तो पूरे शहर पर होती है, किसी एक जगह पर तो नहीं। तुम ये बात क्यों कह रहे हो? इमरान ने छीदे से पूछा। बस जी, वैसे ही एक दिन आरिफ खान यहाँ मोबाइल फोन पर किसी से बात कर रहा था। वो दूसरा बंदा लाल कोठियों में था। वो आरिफ को बता रहा था कि यहाँ किसी ने शिकायत कर दी है कि हमने कोठी में कबूतर रखे हुए हैं, अब नाज़िम का टेलीफोन आ गया। कुछ इस तरह की बातें हो रही थी जी। ये तो कोई ऐसी खास बात नहीं है, इकबाल ने कहा। कुछ गली मोहल्लों या कॉलोनियों में इलाके के लोग खुद ही कबूतर और पतंगबाजी वगैरह पर पाबंदी लगा लेते हैं या लगाने की कोशिश करते हैं। इमरान के चेहरे पर सोच की लकीरें थी। उसने बड़े ध्यान से छीदे की तरफ देखा। वो छीदे की बात पर गहराई से गौर कर रहा था। चलने में बाद उसने उंगली उठाई और बोला, मेरे ख्याल में हमें छीदे की इतला गौर करने की दावत दे रही है। क्या मतलब? इकबाल ने पूछा। मेरी मालूमात के मुताबिक लाहौर में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां हवा में परिंदों की मौजूदगी को पसंद की नजर से नहीं देखा जाता। सिविल एविएशन वाले ध्यान रखते हैं कि इस इलाके की फिजा परिंदों पतंगों वगैरह से खाली रहे। सिविल एविएशन इसमें कहां से आ गई? इकबाल ने इस्तफसार किया। तुम शायद अखबार गौर से नहीं पढ़ते। अभी पिछले दिनों भी इस तरह की एक खबर आई थी। इंतजामिया के किसी आला अफसर ने कहा था कि हवाई अड्डों के इर्द गिर्द की फिजा को साफ रहना चाहिए। दूसरी सूरत में जहाजों को लैंडिंग और टेक ऑफ के वक्त खतरात लाक हो जाते हैं। इस इलाके के अंदर सफाई सुथराई की जरूरत पर भी खास जोर दिया गया था, क्योंकि कूड़े करकट की वजह से परिंदों की आमद बढ़ जाती है।
हाँ, इस किस्म की खबरें आती रहती हैं, मैंने तायद की। कबूतरबाजी और पतंगबाजी पर पाबंदी वाली बात भी मैंने कहीं सुनी थी। मुतलका महकमे के किसी ओहदेदार ने कहा था एयरपोर्ट के इर्द गिर्द के इलाके में ऐसी हिफाजती इंतजाम को यकीनी बनाया जाए। इमरान ने वजाहत की। शीदे ने एक बार फिर गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा, मेरा ख्याल है जी कि आप ठीक सोच रहे हैं। इस रोज आरिफ खान ने मोबाइल पर जो गल की थी वो इस तरह की थी जी। इसमें थाने की बात भी हुई थी, कहीं कहीं कबूतरों की वजह से कोई पर्चा वगैरह न हो जाए। आरिफ खान ने गाली देते हुए कहा था जी कि किसी की शामत नहीं आई है कि ऐसी छोटी सी बात पर हम पर पर्चा कटाए। कुछ देर तक इमरान, इकबाल और शीदे में उस मौजू पर गुफ्तगू होती रही। इमरान को लाल कोठियों वाला क्ल्यू अब खासा अहम महसूस होने लगा था। कम अज कम मैंने तो यही अंदाजा लगाया था। अगले आध पौन घंटे में इमरान ने जुलेखा और शीदे को अच्छी तरह समझा दिया था कि अगर इस संगीन केस में वो अपने लिए कुछ नरमी चाहते हैं तो उन्हें क्या करना होगा। उन्हें सारे मामले में फिलहाल बिल्कुल खामोश रहना था। यहां तक महकमे के चौकीदार सईद से भी कोई बात नहीं करना थी, ना ही घर को ताला लगाकर कहीं गायब होना था। इमरान ने उनको तसल्ली दी कि वो उन्हें इस मामले से निकालने की कोशिश करेगा या कम अज कम सुल्तानी गवाह बना देगा। जुलेखा और शीदे से बात करते हुए इमरान ने अपने लब लहजा बिल्कुल पुलिस एहलकारों जैसा बना लिया था। वो अपना और हमारा ताल्लुक खुफिया पुलिस से बता रहा था और हमने जो अपने चेहरे छुपा रखे थे उसकी वजह भी यही बयान कर दी थी। रात 3 बजे के लगभग हम अपने मेजबान इम्तियाज के घर वापस आ गए। वो हमारे इंतजार में जाग रहा था। इस इंतजार में कई कप चाय के अलावा 1.5-2 किलो मूंगफली भी खा चुका था। जुलेखा और शीदे के घर में जो कुछ नजर आया था उसने इमरान का हौसला बहुत बढ़ा दिया था। वो एकदम पुरजोश दिखाई दे रहा था। उसका पुख्ता इरादा बन गया था कि वो सेठ सिराज से ताल्लुक रखने वाले इस मामले की तह तक जरूर पहुंचेगा। इन लम्हों में वो मुझे एक बाजीगर से ज्यादा एक जासूस दिखाई दिया। सेठ सिराज के काले करतूतों को सामने लाने का सौदा उसके दिमाग में समा गया था और अब वो पीछे हटने का इरादा नहीं रखता था। और पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि वो ये काम कर गुजरेगा। इस थोड़े ही अरसे में मैंने उसके बहुत से गुण देख लिए थे और मुझे उस पर एतमाद सा होता जा रहा था। मुझे लगता था कि उस शख्स के अंदर से हर वक्त एक तवानाई सी फूटती रहती है और यह तवानाई उसके इर्द गिर्द के लोगों को गरमाती है, इनमें हैरान कुन तब्दीलियां लाती है। मैं खुद पर ही गौर करता तो इन तब्दीलियों का सबूत सामने आ जाता था। मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि चंद दिन पहले मैंने 20 अफराद के सामने एक खतरनाक खेल खेला था। रिवाल्वर के चैम्बर में असली गोली रखकर अपने जिस्म पर फायर किया था। बेशक उस अमल में मेरे अंदर की सख्त इस्तराबी कैफियत ने भी मेरी मदद की थी, लेकिन इसके लिए असल हौसला मुझे इमरान ही से मिला था। तालियों की वो आवाज अभी तक मेरे कानों में गूंज रही थी जो मेरे ट्रैगर दबाने के बाद फिजा में उभरी थी। और इस वाकया से सिर्फ 13-14 घंटे पहले मैं इस कदर मायूस था कि रेल की पटड़ी पर लेटकर अपने जिस्म को टुकड़ों में बदलने का सोच रहा था। हाँ, यही शख्स मेरे अंदर कुछ तब्दीलियां पैदा कर रहा था, बड़ी नरमी से और सफाई से। अभी कुछ देर पहले वो यहाँ आकर मुझे अपने साथ जुलेखा और शीदे के घर ले गया था। ना भी लेकर जाता तो क्या फर्क पड़ता था, लेकिन वो शायद मेरे अंदर दिलचस्पी और जोश पैदा करने का ख्वाहिशमंद था। हम अलल सभा बस्ती के जागने से पहले ही वहां से रवाना हो गए। हड़प्पा का कदीम शहर अभी तारीकी और धुंध में लिपटा हुआ था। हमारी गाड़ी इन टीलों के करीब से गुजरी जिनके नीचे और जिनके इर्द गिर्द करीबन 4,500 साल पुरानी तहजीब दम सादे लेटी हुई थी। मैंने इन खंडरात के हिवलों को अपने बिल्कुल करीब महसूस किया और सोचा कि ये कब से यहाँ मौजूद है। बहुत देर से, बेशक बहुत देर से, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए। इस वक्त भी ये तरो दीवार करीबन 2600 साल पुराने थे। हमारी मेहरान कार ऊंचे नीचे रास्तों पर हचकोले खाती साहिवाल की तरफ बढ़ती जा रही थी। इकबाल अगली निशिस्त पर इमरान के साथ बैठा था। मैं पिछली निशिस्त पर नीम दराज हो गया। 8 बजे के करीब हम लाहौर के गिरदो नवाह में थे। इमरान एक ट्रैक्टर ट्राली को मुसलसल हार्न दे रहा था मगर वो रास्ता नहीं दे रही थी। 1-2 बार इमरान ने बाएं जानिब से निकालने की कोशिश की मगर उधर से भी रास्ता नहीं मिला। ट्राली में चारे के गट्ठे थे और 6-7 अफराद सवार थे। ये नौजवान थे और मस्ती में दिखाई देते थे। ट्राली के टेप रिकॉर्डर पर बुलंद आवाज से गाने भी बज रहे थे। थोड़ा सा रास्ता मिला तो इमरान ने कोशिश करके ओवरटेक करना चाहा। इसी दौरान में ट्राली ड्राइवर ने ट्राली को थोड़ा सा लहराया और हमारी कार के पिछले हिस्से पर एक लंबी रगड़ा की। उल्लू के पट्टे, इमरान ने दांत पीस कर कहा। आगे जाकर उसने गाड़ी रोक दी और हाथ के इशारे से ट्राली वालों को भी रुकने का कहा। कार से 15-20 कदम के फासले पर ट्राली भी रुकी। उसमें से लड़के छलांगे लगाकर नीचे उतर आए। कार के दोनों बाएं दरवाजों पर अच्छी खासी रगड़ाई थी। ट्राली वालों से तू तकरार हुई। अगर वो जरा से भी शर्मिंदगी जाहिर करते तो इमरान उन्हें जाने देता, लेकिन वो एक नंबर के उजड़ साबित हुए। गालिबन उनका डेरा वगैरह भी करीब ही था। जब उन्होंने बढ़ बढ़कर बातें की तो इमरान को भी ताव आ गया। वो ऐसे मामलात में पीछे हटने वाला नहीं था। उसने फूली हुई नाक वाले ड्राइवर का गिरिबान पकड़ा और एक तूफानी टक्कर उसके चेहरे पर रसीद की। वो उछलकर किनारे के खेत में जा गिरा। एक दूसरे शख्स ने उसे अकब से दबोचना चाहा। वो उल्टे पांव पीछे हटा और अपने अकब वाले शख्स को भरपूर ताकत से ट्राली के साथ टकरा दिया।
यह ज़रब इतनी शदीद थी कि वो इसी जगह करा कर ढेर हो गया। इसी दौरान में इकबाल ने भी एक शख्स पर घूंसों की बारिश कर दी। इमरान की तरह वो भी लड़ाई बढ़ाई में माहिर नजर आता था। देखते ही देखते वहां घुमसान का रन पड़ गया। इमरान और इकबाल कम अज कम 5 बंदों से भिड़ गए थे। पहली बार मुझे अंदाजा हुआ कि इमरान किस बला का नाम है। उसने बेहद महारत और बड़ी बेरहमी से चंद सेकंड के अंदर अंदर 2 अफराद को बेबस कर दिया। एक अपना चेहरा पकड़कर जमीन पर लोटपोट होने लगा, दूसरा ट्राली से टकराने के बाद बेहाल हो गया। इमरान का वर्जिशी जिस्म में वही गैर मामूली फुर्ती नजर आई जो सर्कस में जमीन से करीबन 40 फुट की बुलंदी पर हवा में कलाबाजियां खाते हुए नजर आती थी। अब इस फुर्ती में तैश का उनसर भी शामिल था, इसलिए अब ये और भी काबिल दीद हो गई थी। इमरान और इकबाल को यूं लड़ते और गालिब आते देखकर मेरे अंदर का खौफ भी मान पड़ने लगा। मैं अभी तक अलग खड़ा था और कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। इसी दौरान में इमरान ने गाड़ी का अगला दरवाजा खोलकर नशिस्त के नीचे से जैक का आयनी राड निकाल लिया। उसने जैक का राड मेरी तरफ उछाला और खुद जैक को हथियार के तौर पर संभाल लिया। जैक का राड मेरी तरफ उछालकर उसने एक तरह से मुझे इस लड़ाई में शामिल होने की दावत दी थी। हालांकि मैंने साफ देख लिया था कि मेरे शामिल हुए बगैर भी इमरान और इकबाल आसानी से निमट लेंगे। अभी मैं तजब्जब ही में था कि क्या करूं। अचानक ट्राली वालों में से एक बंदा मुझ पर झपटा। उसके हाथ में एक छोटी लाठी थी। उसने लाठी मुझ पर चलाई। मैं एक तरफ हटा, लाठी मेरे कंधे को छूती हुई ट्राली को लगी। मैंने आहिनी राड घुमाकर मध्य मुकाबल की गर्दन पर रसीद किया और हकीकत यह है कि मेरी जिंदगी में यह पहला वार था जो मैंने हकीकी लड़ाई में किसी पर किया। एक लहजे के लिए मैं खुद दंग रह गया कि यह मैंने किस तरह कर लिया। गर्दन पर राड के जरब खाकर मेरा मध्य मुकाबल बुरी तरह डगमगाया। मेरा हौसला बढ़ा। इससे पहले कि वो पलटता मैंने राड की एक और जरब उसके सर पर लगाई। यह ज्यादा जोरदार जरब नहीं थी, फिर भी मुझे तसल्ली हुई। मध्य मुकाबल ने अपना तवाजुन दुरुस्त किया और मुझ पर जवाबी वार करने के लिए तैयार हुआ, मगर यही वक्त था जब इमरान उकाब की तरह उस पर झपट पड़ा। मध्य मुकाबल की लाठी उठी रह गई और वो टकराता हुआ गन्ने के खेत में जा गिरा। ट्राली में मौजूद 2 अधेड़ उम्र अफराद बीच बचाव की कोशिश में लगे हुए थे। चंद मजीद अफराद भी वहां जमा हो गए। इनमें से एक स्टेशन वैन से उतरने वाले अफराद भी थे। ये किसी इदारे के सिक्योरिटी गार्ड्स थे। उन सब लोगों ने मिलकर बचाव करवाया। इकबाल का सर फट गया था और इमरान के हाथ पर मामूली चोट आई थी। इस झगड़े को खत्म होने में तकरीबन 1 घंटा लग गया। इमरान की गाड़ी का नुकसान हुआ था। दूसरी तरफ ट्राली वालों को खासी जिस्मानी जरबें आई थी। एक लाचे कुर्ते वाले लड़के की तो कलाई टूट गई थी। थाने कचहरी में जाने के बजाय मामले को वहीं निपटा लिया गया। इस सिलसिले में एक फोन ने भी अहम किरदार अदा किया। ये फोन इमरान ने लाहौर से करवाया था। फोन करने वाला एक SSP था। हम दिन 11 बजे के लगभग वापस इमरान के ठिकाने पर पहुंच गए। इकबाल के सर पर बंधी हुई पट्टी थी। इमरान को भी हाथ पर हल्की सी बैंडेज कराना पड़ी थी। बहरहाल वो दोनों बिल्कुल हचाच बिचाज थे। उनके लिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। आज का दिन मेरे लिए बहुत बहुत अहम रहा था। दोपहर के खाने के बाद मैं जरा कमर सीधी करने के लिए लेटा तो निगाहों में एक बार फिर ट्राली सवारों के साथ होने वाली लड़ाई के मनाजर घूमने लगे। मुझे अब भी भरोसा नहीं हो रहा था कि मैंने इस लड़ाई में हिस्सा लिया है। पता नहीं वो क्या कैफियत थी जिसके तहत मैंने खुद पर झपटने वाले पर आहिनी राड का वार किया था। यह अकेला वार नहीं था, 2 वार थे। मेरी जिंदगी के पहले 2 वार। जो कुछ आज मैंने किया था इसकी मुझे हमेशा हसरत ही रही थी। अब तक इस जिंदगी में बेशुमार मौके ऐसे आए थे जब मुझे लड़ना चाहिए था लेकिन मैं लड़ नहीं सका था। अपनी बेबसी का बदला मैंने हमेशा खुद ही से लिया था। अपने अंदर ही जलता कुड़ता रहा था। अपने आप को अजियत दी थी या फिर अपना सारा गुस्सा किसी हैंड बैग पर उतारा था। मार्शल आर्ट की महारत हासिल करने का जुनून भी दरअसल मेरी इन्हीं महरूमियों और नाथवानियों का शाखसाना था। किस सोच में खो गए हो जिगर? इमरान की आवाज ने मुझे ख्यालों से चौंका दिया। कुछ भी नहीं, बस यूं ही लेटा हूं। यार अब यूं ही नहीं लेटना चाहिए, कुछ करना चाहिए। कुदरत ने हमें एक बड़ा अच्छा मौका दिया है। वैसे तो हम शायद सेठ सिराज जैसे बंदे से टक्कर ना ले सकते, लेकिन अब हालात खुद उससे टक्कर ले रहे हैं। शायद इसको मकाफात अमल कहते हैं। हमारा इरादा तो कुछ नहीं था, इसके अपने करतूत ही इसकी सजा को आवाज दे रहे हैं। मैंने गहरी सांस ली। इकबाल दूसरे कमरे में सो रहा था। इमरान फैलकर सोफे पर बैठा हुआ था। तुम क्या चाह रहे हो? मैंने उसे पूछा। जो मैं चाह रहा हूं वो तुम भी अच्छी तरह समझ रहे हो। तुम्हारी मंगेतर सरवत के साथ जो कुछ हुआ इसका जिम्मेदार सिराज का उबाश बेटाबाजी था। उसके बाद सरवत की फैमिली के साथ जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी सरासर इस खबीस सिराज पर आती है। इन बाप बेटे ने तुम्हें उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ताबिश ये दोनों किसी राहत के मुस्तहिक नहीं है। कम अज कम मैं तो इन्हें किसी सूरत माफ नहीं कर सकता। मैंने बुझे हुए लहजे में कहा, तुम क्या समझते हो इमरान? सेठ और उसके बेटे को सजा मिलने से मुझे वो सब कुछ वापस मिल जाएगा जो मैं खो चुका हूं। इमरान ने अपने लंबे बालों में उंगलियां चलाते हुए जवाब दिया। तुम्हारा इशारा सरवत की तरफ है और मैं तुम्हारे दुख को बड़ी अच्छी तरह समझ रहा हूं यार। मैंने तुमसे वादा किया है कि हम इस सिलसिले में भी आसानी से हार नहीं मानेंगे, बल्कि हार मानेंगे ही नहीं। हम सर धड़ की बाजी लगाएंगे मेरे शहजादे। कच्चे घड़े पर तैर जाएंगे और दरिया ही पार नहीं करेंगे बल्कि समंदर पार करेंगे।
हम ढूंढेंगे उसको और इतनी शिद्दत से ढूंढेंगे कि उसको मिलना ही पड़ेगा। लेकिन अब जो बात मैं कर रहा हूं यह भी गैर अहम नहीं है। कुदरत हमें सेठ से बदला लेने का एक सुनहरी मौका फराहम कर रही है। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो आसानी से गिरफ्त में आ जाएगा? हो सकता है कि उसके हाथ हमारी तवक्का से ज्यादा लंबे हों, लेकिन हम भी तो इस पर नर्म हाथ डालना नहीं चाहते। नर्म हाथ डालना होता तो वह आज भी सलाखों के पीछे नजर आ सकता था। कम से कम इस पर एक अदद पर्चा तो हो ही सकता था। इसके लिए चीद और जुलेखा का बयान काफी थे। तुम क्या चाहते हो, मैंने पूछा। मुझे शक हो रहा है कि सेठ जो कुछ कर रहा है इसका दायरा हमारी तवक्का से ज्यादा वसीह है। मैं चाहता हूं कि हम इस सिलसिले में थोड़ी सी पड़ताल करें। शीदे ने जो लाल कोठियों वाली इतला दी है यह हमारे लिए मददगार साबित हो सकती है, और मुझे लग रहा है कि हमारे लिए लाल कोठियों वाली जगह ढूंढना ज्यादा मुश्किल साबित नहीं होगा। लाल कोठियों वाली जगह मिल गई तो फिर क्या होगा? फिर यह पता चलेगा कि सिराज और आरफ की बातों में बार बार इन कोठियों का जिक्र क्यों आता रहा है। ये मैडम साहिबा कौन जात शरीफ है, और क्या सेठ सिराज जो कुछ हड़प्पा में करता रहा है इसका ताल्लुक इन लाल कोठियों से भी है? मैं वैसे तो इस सारे मामले से बेजारी जाहिर कर रहा था, लेकिन सच्ची बात यह है कि अब मेरे अंदर भी एक लहर सी जागी हुई थी। सेठ सिराज और उसके बेटे के लिए मेरे अंदर चंद रोज पहले जो बेपनाह नफरत पैदा हुई थी और जिसने मुझे खुदकुशी की तरफ माइल कर दिया था, अब एक नया मोड़ ले रही थी। मैं सेठ सिराज को सजा के शिकंजे में देखना चाह रहा था, और मैं समझता हूं कि मेरे अंदर जो तब्दीली वाक़ई हुई थी इसकी बड़ी वजह खुद इमरान था। उस शख्स को अजीबो गरीब किरदार और इसका बेपाया हौसला मुझ पर असरअंदाज हो रहा था। मैंने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है कि ये लाल कोठियों वाली जगह ढूंढना आसान होगा? यह हुई ना 5 स्टार बात। वो खुश होकर बोला, अब तुमने दिलचस्पी जाहिर कर दी है तो ये काम ऐसा मुश्किल भी नहीं होगा। ये देखो, मैं भी तुम्हें बताता हूँ कि ये काम कैसे होगा। उसके अंदाज में शौकी थी। उसने अलमारी में से एक ओवरकोट निकाल कर पहना, सर पर पी कैप चबाई और हाथ में पाइप की जगह बड़े स्टाइल से एक चम्मच पकड़ लिया। सोफे पर नीम दराज होकर वो शर्लाक होम्स के स्टाइल में बोला, देखो डॉक्टर वाटसन, मेरा मतलब है डॉक्टर ताबिश, कि लाहौर में एक जगह है जो लाल कोठियों के नाम से मशहूर है। लाहौर की आबादी 60-70 लाख हो चुकी है। इतनी बड़ी आबादी में से ये जगह ढूंढनी मुश्किल थी, मगर अब हमारे लिए काफी आसानी पैदा हो गई है। ये जगह एक ऐसे इलाके में है जो एयरपोर्ट के इर्द गिर्द है। इस तरह ये काम काफी शार्ट लिस्ट हो जाता है कि नहीं? बिल्कुल हो जाता है। मेरे बजाय साथ वाले कमरे से इकबाल ने जवाब दिया। वो अभी बेदार हुआ था। उसकी कनपट्टी पर एक मेडिकल टेप चिपकी हुई थी। वेरी गुड। मेरा ख्याल है कि कल तुम जिलानी और सरफराज को लेकर इलाके का सर्वे करो, 2-4 डाकखानों में जाओ। मुझे उम्मीद है कि इस जगह का पता मिल जाएगा। जो हुक्म वड्डे थानेदार साहब, इकबाल ने स्टाइल से कहा, और फिर दोनों हंसने लगे। मैं बदस्तूर संजीदा रहा। हंसना और मुस्कुराना तो मैं जैसे भूल ही चुका था। इमरान ने बगौर मेरा चेहरा देखते हुए कहा, यार एक बार घर फोन कर लो, तुम्हारी तबीयत बेहतर हो जाएगी। वो पिछले 2-3 रोज में कम अज कम 1 दर्जन मरतबा ये मशवरा दे चुका था। शुरू में तो मुझे ये मशवरा बिल्कुल नाकाबिले अमल लग रहा था, मगर अब मेरे रद्द-ए-अमल में थोड़ी सी तब्दीली आ रही थी। मैं सोच रहा था कि अगर मैं एक बार वाकई घर में बात कर लूं तो घर वालों की परेशानी बड़ी हद तक कम हो सकती है। खास तौर से मुझे वालदा की बात से फिक्र लाहक थी। मेरी गुमशुदगी की परेशानी उन्हें किसी बड़ी मुसीबत से 2-4 कर सकती थी। मैंने देर तक इस मामले पर गौर किया और फिर शदीद से जब में से निकला। मैंने इमरान से उसका सेलफोन लिया और घर की छत पर चला गया। तड़कते दिल और लरसते हाथों से मैंने घर का नंबर मिला। फोन वालदा नहीं ही उठा। उन्होंने मेरी आवाज सुनी और धाड़े मार मार कर रोने लगी। इस रोने में खुशी का उनसर भी शामिल था। तुम कहाँ हो ताबिक? खुदा के लिए बताओ कि तुम कहाँ हो? तुम ठीक तो हो ना? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो हमारे साथ? तुम्हें पता है मैं पूरे 2 दिन अस्पताल रहकर आई हूँ। क्या तुम मेरी जान लेना चाहते हो? क्या मारना चाहते हो मुझे? वो बगैर रुके बोलती चलेगी। मैंने उन्हें दिलासा दिया, बताया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अपनी मर्जी से यहाँ मौजूद हूँ। वो फरियाद कुनाह अंदाज में बोली, तुम क्यों वापस नहीं आ रहे? तुम्हें किस बात का डर है? अगर वाजी और उसके बाप वाला मसला है तो हम ये घर छोड़कर चले जाते हैं। तुम्हारी फुप्पी के घर सरगोदा चले जाएंगे। तुम किसी बात की फिक्र नहीं करो, बस वापस आ जाओ। मुझे किसी का डर नहीं है अम्मी, बस एक मजबूरी है। मैं आकर आपको बताऊंगा, लेकिन अभी कुछ दिन मैं नहीं आ सकता। मैं आपको फोन करता रहूंगा। कितने दिन नहीं आ सकते मुझे ठीक ठीक बताओ। इस तरह में इंतजार की सूली पर मत लटकाओ। इसी दौरान में फरा ने वालदा से रिसीवर ले लिया। वो भी रोने बिलखने लगी, भैया आपको मेरी कसम वापस आ जाए, हम आपके बगैर नहीं रह सकते। मैंने उसको पुचकारा और तसल्ली दी। छोटे भाई आतिफ और चच्चा वगैरह से भी मेरी बात हुई। इस गुफ्तगू से यह अंदेशा दुरुस्त साबित हुआ कि पार्क में सेठ सिराज के कारिंदों ने मेरे साथ जो मारपीट की थी उसकी खबर हर एक को हो चुकी है। शुरू में तो मेरे घर वालों और अजीजों को यही अंदेशा था कि मुझे पार्क में मारने पीटने के बाद सिराज ने हबस बेजा में रखा हुआ है। वो थाने जाना चाहते थे, ताहम बाद में इलाके के नाजिम ने सेठ की तरफ से इस बात की गारंटी दी कि मैं सेठ की तहवील में नहीं हूँ। बाद में मेरी तरफ से इमरान ने मेरे घर फोन भी कर दिया था। इस फोन के बाद घर वालों को कुछ तसल्ली हो गई थी। मैं इमरान के घर की छत पर टहलता रहा और साथ साथ घर वालों से बात भी करता रहा। वो रो रहे थे और मेरी आंखों से भी आंसू टपक रहे थे। फिलहाल मैं उन्हें तसल्ली तशफी के सिवा कुछ भी नहीं दे सकता था। वालदा मुसलसल फरियाद को यहाँ थी, ताबी तू तो नाश्ता भी नहीं करके गया था, भूखे पेट निकल गया था घर से।
तेरी जेब में तो पैसे भी नहीं थे, बस एक जोड़ा था तेरे पास। क्या पहनता है, क्या करता है? मैंने उन्हें बताया कि मैं लाहौर ही में हूँ और अपने करीबी दोस्त के घर में हूँ। मेरी हर जरूरत पूरी हो रही है, आप फिक्रमंद न हो। मैंने उन्हें इत्मीनान दिलाया कि दोबारा फोन करूंगा और बात खत्म कर दी। हमारे घर के फोन में CLI नहीं था, इसलिए मुझे इत्मीनान था कि इमरान का सेल नंबर घर वालों को मालूम नहीं होगा। घर में बात करके मुझे काफी तसल्ली हुई। यूं लगा कि सर पर रखा हुआ एक भारी बोझ उतर गया है। ये एक ऐसा बोझ था जिसने पिछले चंद रोज से मेरी गर्दन तोड़ रखी थी। मैं ये तो नहीं कह सकता था कि बिल्कुल हल्का फुल्का हो गया था, ताहम कुछ न कुछ रिलीफ मुझे जरूर मिल गया था। मैं जिन हालात से गुजर रहा था ये बड़े तुंद तेज थे। इमरान की पारासिफ्त तबीयत ने उन्हें मजीद तुंद तेज बना दिया था। इसके बावजूद सरवत का ध्यान किसी घड़ी भी मेरे जहन से नहीं निकलता था। वो कहाँ होगी, क्या कर रही होगी, मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, इस तरह के बेशुमार सवालात जहन में कुलबुलाते रहते थे। मेरे पास सरवत या नासिर भाई से राब्ते का कोई जरिया नहीं था। वो पाकिस्तान से यूं ओझल हुए थे कि अपने पीछे कोई निशान ही नहीं छोड़ा था। उनका वाहिद निशान उनके मोहल्ले के प्रॉपर्टी डीलर हाजी साहब थे, जिन्हें वो अपने मकान की फरोख्त का जिम्मेदार बना गए थे। बाद अज़ां हाजी साहब ने मुझे बता दिया था कि नासिर भाई उन्हें मकान का मुख्तार नामा भी दे गए हैं। सेठ सिराज के साथ लड़ाई वाला वाकया पेश आने से पहले मैं 2-3 दफा हाजी साहब के पास गया था, लेकिन वो मुझे नासिर भाई का कोई सुराग फराहम नहीं कर सके थे। बहरहाल उन्होंने हामी जरूर भर ली थी। 1-2 बार मुझे ऐसे भी लगा था कि शायद नासिर भाई की हदायत पर अमल करते हुए दानिस्ता मुझे मुकम्मल मालूमात नहीं दे रहे। इसी रोज रात गए इमरान सर्कस में ड्यूटी देकर वापस आया तो मैं जाग रहा था, जबकि इकबाल सरे शाम ही खाना खाकर सो गया था। मेरी सुर्ख आंखें देखकर वो अपने मखसूस दिलनशी अंदाज में मुस्कुराया और मेरी तरफ झुक कर बोला, क्या बात है जिगर, रोने धोने की प्रैक्टिस तो नहीं कर रहे थे? रोने से कुछ हो सकता तो सारे शहर को डुबो देता। मैंने आह भरी, सरवत याद आ रही है ना? वो कदर शौकी से बोला, फिर एकदम मेरा हाथ पकड़कर कहने लगा, चलो उठो, अभी चलो मेरे साथ। कहाँ? मैंने हैर से पूछा। भाई सरवत से मिलने चलते हैं। और कहाँ? यहाँ से इस्लामाबाद पहुंचते हैं, वहां से वीजा लगवाते हैं, सीधा जर्मनी लैंड करते हैं। वहां मस्जिदों ही में नहीं गिरजाघरों में भी ऐलान करवाते हैं कि एक उजले उजले मुखड़े की सोनी सोनी लड़की जिसने पाकिस्तानी लिबास पहन रखा है और उसकी आंखों में किसी का प्यार बसा है, कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान से निकली, अभी तक वापस नहीं आई और ना अपने बारे में कोई इतला दी है। लिहाजा यार मस्करी ना करो, मैं ऐसे मूड में नहीं हूं। वो जरा पीछे हटकर कुर्सी पर बैठ के और गौर से मेरी तरफ देखने लगा। अब उसके चेहरे पर संजीदगी थी। वो अचानक बोला, क्यों ना कल ही उन्हीं हाजी साहब के पास चलें जिनसे तुम्हारे नासिर भाई की बात होती है।